हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज है 11 दिसंबर 2025 और आज के दिन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। जो टॉपिक्स हैं आज के, उसका एक आइडिया आपको थंबनेल से हो गया होगा। तो चलिए टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं, उनके डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और ये जो टॉपिक है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस कारण ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में है। इंडिया के अंदर दो लेवल्स पर हमें इस तरह के कमीशंस देखने को मिलते हैं। जो यूनियन लेवल पर है उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं, और जो स्टेट लेवल पर है उसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। ये दोनों ही जो बॉडीज़ हैं वो स्टैटरी बॉडीज़ हैं। स्टैटरी बॉडीज़ मतलब ये कानून के थ्रू 1993 में इनको बनाया गया है। तो स्टैटरी बॉडी के अंदर ये आती हैं। अगर कंपोजिशन की हम लोग बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर हमें एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 7 जो हैं, 7 जो हैं वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो अलग अलग नेशनल कमीशंस हैं उनके जो चेयरपर्सन है यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में उनको जगह दी गई है। अगर हम लोग नेशनल कमीशंस की बात करेंगे जो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, तो वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। तो इस तरह से ये जो अलग अलग 7 ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पर एक्स ऑफिशियल का जो एक्स ऑफिशियल मेंबरशिप का जो पोस्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे कि मेंबर्स और चेयरपर्सन के एलिजिबिलिटी को लेके यहाँ पर क्या क्राइटेरिया दिया गया है, तो चेयरपर्सन को देखेंगे तो चेयरपर्सन शुड बी ईदर अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। तो या तो एग्जिस्टिंग जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर मेंबर्स की बात करेंगे तो हाँ, एक मेंबर जो है ही शुड बी अ सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और दूसरे मेंबर जो हैं ही आर सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो दो यहाँ पर जुडिशियल मेंबर और होने चाहिए इस कमीशन के अंदर। एक जो है सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग या रिटायर्ड जज हो सकते हैं, और दूसरे जो है किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, रिटायर्ड और सिटिंग। इसके अलावा 3 यहाँ पर एक्सपर्ट मेंबर्स की भी जगह हमें देखने को मिलती है कि 3 ऐसे इंडिविजुअल मेंबर के रूप में काम करेंगे जिनको नॉलेज है, जिनको एक्सपर्टाइज है ह्यूमन राइट्स को लेके, और ये 3 में से एक जो है मैंडेटरी विमेन होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें एलिजिबिलिटी देखने को मिलती है चेयरपर्सन और मेंबर्स को लेके। अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट यहाँ पर मेंबर्स और चेयरपर्सन का प्रेसिडेंट करती हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सेलेक्ट कमेटी। एक सेलेक्ट कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है, उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस के जो चेयरपर्सन हैं और उनके जो मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन हमें देखने को मिलता है, उनका अपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। इस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक्टिंग एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा होम मिनिस्टर जो हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशंस दोनों हाउसेस के, राज्यसभा और लोकसभा। इसके अलावा दोनों हाउसेस के जो ऑफिसर्स हैं, एक तो स्पीकर और दूसरे डेप्यूटी चेयरमैन, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल 6 मेंबर्स की ये जो सिलेक्ट कमेटी है वो हमें देखने को मिलती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा अगर टेन्योर की बात करेंगे तो जनरल जो टेन्योर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वो 3 साल का होता है। 3 साल का टर्म इनको दिया जाता है। और जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स है। जो भी पहले आ जाएगा उसको यहाँ पर टेन्योर माना जाएगा। तो 70 साल तक, 70 ईयर्स तक जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम लेंथ है टेन्योर की वो 3 ईयर्स है। मेंबर्स जो है वो एलिजिबल हैं फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन बाकी का जो ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसको वो लोग नहीं ले सकते हैं। कमीशन के अंदर ही अपॉइंटमेंट को लेके कोई हमें प्रोहिबिशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर रिमूवल की बात करेंगे कि ये जो मेंबर्स और चेयरपर्सन है इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है,
तो ये जो एक्ट है यही हमें बताता है कि एक्ट को लेके इनके रिमूवल को लेके प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकते हैं इनके ऑफिस से, प्रोवाइडिंग सर्टेन कॉजेस। अगर कुछ कॉजेस उनको मिलते हैं तो पहला कॉज है इनके रिमूवल को लेके प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपना जजमेंट देता है कि इनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, तो उस केस में इनको हटाया जा सकता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास इंसॉल्वेंसी। तो अगर ये जो मेंबर्स और चेयरपर्सन है ये इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो इस केस में भी इनको पोस्ट से हटाया जा सकता है। आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर ये कोई बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं कमीशन से बाहर, तो इस केस में भी इनको हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। अनसाउंड माइंड, अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट किसी मेंबर को या चेयरपर्सन को डिक्लेयर कर देता है कि इनका जो मेंटल एबिलिटी है वो जनरल या प्रॉपर नहीं रही है अब, तो इस केस में उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा इन्फर्मिटी, तो इन्फर्मिटी यही है कि कोई फिजिकल और मेंटल अगर डिसेबिलिटी है तो उस केस में इनको यहाँ पर हटाया जा सकता है। कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन हो गया है किसी केस के अंदर तो भी इनको हटाया जा सकता है। तो इस तरह से रिमूवल को लेके हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं इन दी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट है फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वाइड फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन है टू इंक्वायर इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो सू मोटो, खुद से भी इनिशिएटिव ले सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा कोई कंप्लेंट अगर उसके पास आती है वायलेशंस को लेके, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उस केस को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई नेशनल ह्यूमन राइट वायलेशन का यहाँ पर अगर वायलेशन हो रहा है तो इस केस में ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो यहाँ पर इंटरवीन करेगा। जो प्रिजन्स और डिटेंशन सेंटर्स हैं उनको यहाँ पर देखना, उनको ओवरसी करना कि कहीं जो इनमेट्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी ये विजिट्स पर जाता है जेल्स के अंदर, डिटेंशन सेंटर्स के अंदर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स जो हैं उनको, उनके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना, ताकि जो जो इंडियन सिटीज़न है उनके ह्यूमन राइट्स यहाँ पर जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास टू एनालाइज फैक्टर्स सच एज एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट प्रोहिबिट एन इंडिविजुअल फ्रॉम द एन्जॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इस तरह के जो एक्ट्स हैं उनको रोकथाम के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को यहाँ पर एनालिस करना, उनको स्टडी करना और उसके बाद सरकार को रिकमेंडेशंस देना भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम है। रिसर्च को कंडक्ट करना ह्यूमन राइट के फील्ड में, ये भी इस बॉडी का काम है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अवेयरनेस क्रिएट करना, तो जनरल पब्लिक के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि ह्यूमन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट ना हो, तो ये भी इस बॉडी का काम हमें देखने को मिलता है। एनजीओज़ जो हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट करना। इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, ह्यूमन राइट्स प्रमोशन को लेके, वो सारे फंक्शंस जो है ये बॉडी परफॉर्म करती है। चैलेंजेस की अगर बात करेंगे तो इस बॉडी के बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डिलेड अपॉइंटमेंट हो गया, तो अक्सर अपॉइंटमेंट वगैरह यहाँ पर डिले रहता है, वैकेंसीज बनी रहती हैं कमीशन के अंदर, जिसकी वजह से ये जो कमीशन है वो पूरी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ अपना काम नहीं कर पाता है। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन, ये जो बॉडी है इसके रिकमेंडेशन जनरली नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं, जिसके कारण जैसे कभी कभी कुछ लोग इसको टूथलेस टाइगर भी बोलते हैं कि नॉन बाइंडिंग नेचर के हैं, जिससे रिकमेंडेशन दे सकता है, ये जो रिकमेंडेशन है इनको इम्प्लीमेंट करवाने को लेके इसके पास कोई प्रोविज़न नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इनएबिलिटी टू पनिश वायलेटर्स, ये खुद पनिश नहीं कर सकती है ये बॉडी जो है, इसको जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं या जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर जाना पड़ता है पनिशमेंट के लिए, तो खुद पनिश नहीं कर सकते हैं ये किसी को। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी, तो इनके पास इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म नहीं है, पुलिस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, बाकी की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता है, और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इन्हीं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अगेंस्ट हमें देखने को मिलते हैं कि इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, तो यही लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर केस है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बाइसनेस आ जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो उसको लेके भी यहाँ पर चैलेंजेस के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट है टाइम कंस्ट्रेंट ऑन कंप्लेंट्स, तो ये जो एक्ट है इसके अंदर एक प्रोविज़न दिया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है किसी केस को सिर्फ 1 साल के अंदर उठा सकता है। अगर किसी एक्टिविटी को कंडक्ट हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उस केस को नहीं उठा सकता है।
तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट है ना, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं दिए गए इस बॉडी को, जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एफिशिएंसी के अंदर हमें थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। इसके अलावा रिएक्टिव अप्रोच की बात करेंगे तो ये जो बॉडी है बड़ी रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करती है। ये ह्यूमन राइट वायलेशन को रोक नहीं सकती है। जब वायलेशन हो जाता है तो उस केस के बाद जो पोस्टमार्टम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह से रिएक्टिव अप्रोच है इसकी। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को होने से पहले रोका जाए, वो कंडक्ट हो उससे पहले ही कुछ रेमेडीज़ ली जाए। तो ऐसा अप्रोच हमें इस बॉडी का देखने को नहीं मिलता है। इस तरह के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2021 में यूपीएससी मेंस के अंदर इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। आप भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे 250 वर्ड्स के अंदर। और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, दो द ह्यूमन राइट कमीशंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, yet they fail to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations suggest remedial measures. तो जो कमियां हैं जब उनको दूर कर देंगे तो उन कमियों को दूर करने के लिए आप रेमेडी मेजर्स भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो अभी अभी 20th जो सेशन है इंटरनेशनल कमिटी का, वो यहाँ पर इंडिया के अंदर कन्वीन हुआ है रेड फोर्ट के अंदर। और वहाँ पर दीपावली जो है उसको यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है इंडिया को लेके, दीपावली को 16th प्लेस वहाँ पर दिया गया है। अभी तक 15 जो इस तरह के कल्चरल हेरिटेज हैं उनको लिस्ट के अंदर जगह दी जा चुकी है। दीपावली अब एक और यहाँ पर कल्चर के रूप में ऐड हो गया है। तो इस तरह 16 कल्चरल जो इवेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं यूनेस्को की इस लिस्ट के अंदर। और दीपावली जो है वो सबसे लेटेस्ट है। अभी 10 दिसंबर को जो हमारा करंट अफेयर कंपाइलेशन था उसके अंदर हमने लिस्ट प्रोवाइड की है रिगार्डिंग दी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। तो उसको आप लोग यहाँ पर रेफ़र कर लेंगे। तो जो लेटेस्ट एंट्री है इस लिस्ट के अंदर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर, वो दीपावली है एज अ 16th मेंबर। नेक्स्ट है हमारे पास शहीद दिवस या आसाम मूवमेंट की। अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी जो शहीद दिवस है या जो आसाम मूवमेंट है उसको यहाँ पर याद किया है और एक हिस्टोरिक मूवमेंट बताया है। और शहीद दिवस को अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो हर साल 10 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है, पर्टिकुलरली आसाम के अंदर। और ये वो दिन है जिस दिन 1979 को आसाम के अंदर जो इन्फ्लिट्रेटर्स हैं, जो लोग बाहर से घुस आए हैं, उनके अगेंस्ट एक कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया था 1979 में। और उस कैंपेन के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके वैलर को कमेमोरेट करने के लिए आसाम के अंदर ये जो डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है। आसाम स्टूडेंट यूनियन, आसू जिसको बोलते हैं, या ऑल आसाम गण संग्राम परिषद, इस तरह की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर आसाम मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद आसाम अकॉर्ड भी हमें 1985 में देखने को मिलता है। तो इस तरह के इवेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर स्टूडेंट यूनियंस बहुत एक्टिव रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ पर स्टूडेंट लीडर्स या जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस तरह से हमें इन बॉडी की तरफ से यहाँ पर ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नाविक। तो नाविक को लेके अभी सवाल पूछे गए हैं पार्लियामेंट के अंदर और सरकार ने उसको लेके कुछ जवाब दिए हैं। तो नाविक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नाविक क्या है, क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन एफर्ट्स टू ब्रॉडन द यूज़ ऑफ नाविक इन वेरियस सेक्टर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बताया है कि लगातार अलग अलग सेक्टर्स में नाविक को इंटीग्रेट करने की जो पहल है, जो मुहिम है, वो लगातार चल रही है। अगर हम लोग नाविक की बात करेंगे तो नाविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो नाविक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन का। ये एक सैटेलाइट, एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है, इसरो ने इस्टेब्लिश किया है। 2013 में फर्स्ट नाविक सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया गया था। और 2022 तक 8 सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च किया जा चुका है इस सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर 3 सैटेलाइट जो हैं
वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर हैं, और 5 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इंडिया का प्लान है, इसरो का प्लान है कि ये सैटेलाइट्स का जो नंबर है उसको 12 तक ले जाया जाए। अभी जो ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं वो सिर्फ 7 ही हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग इसकी ऑपरेबिलिटी की बात करेंगे तो नाविक की ऑपरेबिलिटी अभी हमें इंडियन बॉर्डर्स से 1500 किलोमीटर्स तक ही देखने को मिलती है, और यूटिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। सिविल यूज़ हमें देखने को मिलता है ना, लोकेशन बेस्ड जो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। मिलिट्री यूज़ में हमें इनका मिलिट्री पर्पस के लिए हमें इनका यूज़ देखने को मिलता है। तो नाविक जो है एक तरह का, जैसे जीपीएस के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी तरह से जीपीएस जो है वो एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है यूएसए का। तो ज़्यादातर जीपीएस को ही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक चीज़ों के लिए, जैसे 1999 में जो कारगिल का वॉर हुआ था, उस समय जो जीपीएस है वो उतना एक्यूरेटली काम नहीं कर रहा था, यूएसए ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था। तो इसकी वजह से मिलिट्री को बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। तो इस कारण इंडिया ने अपना खुद का एक इंडिजिनियस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, जिसको नाविक नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर टोटल जो है 7 सैटेलाइट्स अभी काम कर रही हैं। 3 सैटेलाइट जो हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में काम कर रही हैं, और 4 सैटेलाइट्स जो हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में काम कर रही हैं। यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। जनरली जो लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर इनकी यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है। मिलिट्री यूटिलिटी भी हमें इसकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैत्री सेकेंड स्टेशन। तो इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रहा है टू रिप्लेस द मैत्री स्टेशन विद मैत्री 2 स्टेशन। तो एंटार्क्टिक रीजन के अंदर जो अलग अलग रिसर्च स्टेशंस हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया 1989 के अंदर मैत्री जो रिसर्च स्टेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन अभी वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो सरकार चाहती है कि उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह मैत्री 2 जो रिसर्च ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर स्टैब्लिश कर दी जाए। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैत्री सेकेंड इज इंडियाज अपकमिंग एंड 4th रिसर्च स्टेशन। तो एंटार्क्टिक के अंदर ये इंडिया का 4th रिसर्च स्टेशन है, शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड बाय जनवरी 2029। अगर ऑपरेटिंग बॉडी की बात करेंगे तो इस तरह के जो रिसर्च स्टेशंस हैं वो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के अंदर काम करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर हमें गोवा के अंदर देखने को मिलता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि मैत्री 2.0 को लेके या मैत्री सेकंड को लेके 3 और रिसर्च स्टेशंस हैं जो अभी जो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं अंटार्कटिका के अंदर, जिसमें से जो पहला रिसर्च स्टेशन है वो है दक्षिण गंगोत्री। 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको वहाँ पर सेटअप किया गया था। 1990 में डी कमीशन इसको कर दिया जाता है। ये पहला रिसर्च स्टेशन है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अंटार्कटिक में सेटअप किया था। नेक्स्ट है हमारे पास मैत्री। तो मैत्री को 1989 में सेटअप किया गया था, और इसी को रिप्लेस करने की बात अब की जा रही है। नेक्स्ट है भारती। भारती अभी लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है जिसको 2012 में सेटअप किया गया है। तो इस तरह से टोटल 3 रिसर्च स्टेशन अभी तक सेटअप किए जा चुके हैं अंटार्कटिक रीजन के अंदर। अंटार्कटिक रीजन को लेके अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करेंगे तो अंटार्कटिक रीजन के बारे में कहा जाता है कि अर्थ का जो 75% फ्रेश वाटर है वो यहीं पर हमें इसी रीजन के अंदर देखने को मिलता है। एंटार्कटिक रीजन के अंदर नेटिव पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है, कोई नेटिव पॉपुलेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। साइंटिस्ट वगैरह अलग अलग कंट्रीज से वहाँ जाते हैं और अपने रिसर्च स्टेशन जो है वहाँ पर सेटअप करते हैं। टोटल 69 रिसर्च स्टेशन अभी तक हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 1959 में जो एंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुआ है वहाँ पर किसी भी नेशन का कोई लैंड राइट्स वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं है, कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है किसी भी नेशन का, और एंटार्कटिक रीजन को पूरी तरह से ग्लोबल टेरिटरी के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से फैक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपके लिए एक सवाल है, और वो सवाल है कि आर्कटिक रीजन के अंदर इंडिया की जो रिसर्च ऑब्जर्वेटरी है, जो रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम आपको बताना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप उस रिसर्च ऑब्जर्वेटरी का, रिसर्च स्टेशन का नाम बताएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो अंटार्कटिक रीजन के लिए पढ़ा है, आपको नाम बताना है आर्कटिक रीजन के अंदर कि आर्कटिक रीजन के अंदर इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास डीप ओशियन मिशन। तो डीप ओशियन मिशन को लेके भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ सवाल जवाब हुए हैं। सरकार ने बताया है कि अभी अभी सरकार जो डीप ओशियन मिशन है उसके अंदर एक एक्सकेवेशन कंडक्ट हुआ है,
तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो डीप ओशन मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो डीप ओशन मिशन जो एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के अंदर इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा, इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का, वहाँ पर डीप सी माइनिंग का जो प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करने का यहाँ पर प्लान बनाया गया था कि डीप सी माइनिंग यहाँ पर की जाएगी और समुद्र के सी बेड में जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनको वहाँ पर निकाला जाएगा, ताकि उनको उनका जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, इंडिया की जो डिपेंडेंस है इस तरह के मेटल्स को लेके, वो थोड़ी कम हो सके। तो कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम वगैरह जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं उनको सी बेड से निकाला जाएगा, ताकि इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन पाए इस तरह के मेटल्स को लेके। और इसी मिशन को कहा जाता है डीप ओशियन मिशन। तो डीप ओशियन मिशन जो है 2021 में इसको लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ये मिशन है। इस एक्सकेवेशन को कंडक्ट करने के लिए एक सबमर्सिबल भी यहाँ पर बनाया गया है, और उस सबमर्सिबल का नाम है मत्स्य 6000। तो मत्स्य 6000 जो है एक तरह का सबमर्सिबल है जिसको नीचे लेके जाया जाता है, और नीचे ले जाके वहाँ पर ये जो सबमर्सिबल है वो साइंटिस्ट को फैसिलिटेट करता है वहाँ पर एक्सकेवेट करने के लिए। उसके बाद जो मेटल्स हैं वहाँ पर उनको निकाला जाता है और लेके ऊपर आया जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर अभी तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में एक्सकेवेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, अभी अभी शुरुआत ही हुआ है इस मिशन का। देखते हैं आगे जाके क्या डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे इस डीप ओशन मिशन की, तो ढेरों सिग्निफिकेंस है इसके। सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी को और ज़्यादा रिसोर्सफुल बनाया गया। इंडिया की अभी जो इकोनॉमी है उसके अंदर 5% कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है ब्लू इकोनॉमी का। अगर इस तरह का एक्सकेवेशन और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है तो कहा जाता है कि ये जो 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको 10% तक लेके जाया जा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सोवनिटी इस्टेब्लिश करेगा ये इंडिया की, पर्टिकुलरली इन डीप सी रीजन। इसके अलावा साइंटिफिक एडवांसमेंट को जो है वो यहाँ पर एनरिच करेगा। कहा जाता है दैट नीड इज़ दी मदर ऑफ ऑल डिस्कवरीज। तो जब इस तरह की ज़रूरतें आएंगी, इस तरह के इनिशिएटिव्स आएंगे, तो गवर्नमेंट जो सरकार है या जो इंडियन साइंटिस्ट हैं वो और ज़्यादा अपना साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो यहाँ पर शो कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यहाँ पर बढ़ाएगा कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, किस तरह के जो है इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है ओशियंस के अंदर क्लाइमेट चेंज का, उसको बढ़ाएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को ये प्रमोट करेगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ हमें रीफ्स वगैरह को यहाँ पर इम्प्लांट किया जा सकता है अगर हम लोग ठीक से इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इस मिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी ये जो मिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग का ये काम करेगा, जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग मरीन स्टेशंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग इनोवेशंस जो है उसको यहाँ पर बढ़ावा देगा। तो इस तरह से हमें सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं डीप ओशियन मिशन के। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है वो अभी हमने डिस्कस किया है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उसको एड्रेस करना है, उसको आंसर करना है। और आपका क्वेश्चन है कि आर्कटिक रीजन के अंदर जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या है। अभी तक हमने देखा कि एंटार्क्टिक रीजन के अंदर 3 स्टेशन इंडिया ने इस्टेब्लिश किए हैं, चौथे को लेके अनाउंसमेंट हो गया है, तो टोटल 4 स्टेशन इंडिया 2030 तक वहाँ पर स्टैब्लिश कर चुका होगा। और आर्टिक रीजन के अंदर जो इंडिया का स्टेशन है उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।